मालेगांव सियासत के अंदर तो मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, जब से देखते आया हूँ। मैंने शब्बीर सेठ का भी दौर देखा हूँ, निहाल साहब का भी दौर देखा हूँ। ये सारे दौर हमने देखे। उस वक्त तो क्या था कि महज़ब लोग थे, ख़ानदानी लोग राजकारण में थे। शब्बीर सेठ का ख़ानदान था, पूरे शहर में उनकी रिश्तेदारी थे, पढ़ा लिखा ख़ानदान था, महज़ब ख़ानदान था, मजहबी ख़ानदान था। निहाल साहब का जो ख़ानदान था वो भी मजहबी ख़ानदान था। शहर को उन्होंने कुछ ना कुछ दिया था। जामियातुल सालात हो के वो मौलवी उस्मान, उनके जो वालिद साहब थे, उनके मिल्लत के लिए काफ़ी काम किए थे, उनके भाइयों ने काम किए थे और ख़ानदान फैला था। तो लोगों के एक उनका ख़ानदान का इमेज था। उसके बाद हारून बिया साहब भी थे राजकारण में, उनका भी वालिद साहब पहले एमएलए थे, उनका भी ख़ानदान ने शहर के लिए काम किया था। बड़ा ख़ानदान था, लोगों के साथ जुड़े थे, अच्छा बुरा बोलने वाले, देखने वाले सारे लोग उनके साथ में जुड़े थे। तुम्हारे अब्बास अली काजी साहब थे, फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने भी शहर के लिए कुछ दिया था, उन्होंने देश के लिए कुछ किया था, आज़ादी के लिए किया था। उसके बाद हमारे जो बाबाई सियासत जिनको बोला जाता है, हारून अंसारी साहब, उन्होंने हमेशा से उसको मुकद्दम रखा है, शहर को, शहरियान के लोगों की हमेशा से फिक्र की है। तो वो हमेशा से अच्छा काम किया। उसके बाद में आयशा आपा थे। आयशा आपा तो हेड मिस्ट्रेस थे, मालेगांव हाई स्कूल के थे। बड़ा ख़ानदान था, हकीम फैमिली से रिश्तेदारी थे। उनके भी जो मामू थे शहर के एमएलए थे, अब्दुल रहीम खान साहब। तो ये ख़ानदान मजहबी भी था, बड़ा ख़ानदान भी था, शहरियान को कुछ दिया भी था, उनका इमेज भी था। इसलिए सियासत हमेशा से महज़ब रही है, कल्चर रही है, कभी जहराना नहीं थी। हारने के बाद भी कोई जहराना नहीं होता था और जीतने के बाद में भी कोई खुशी में सरसार नहीं होता था। एक डिस्टेंस था, एक तहजीब थी, एक कल्चर था और ज़बान तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडरान की बहुत अच्छी रहती थी। उसके बाद में जैसे जैसे चेंज आने लगा, लोग उसके अंदर ख़राब लोग आने लगे, ख़राब पैसा आने लगा। पहले जो भी था ख़ानदानी लोग थे, अपना पैसा खर्चा करते थे। वो शब्बीर सेठ हो के निहाल साहब हो, वो भी जो वर्कर को लगता था 200-500 रुपये पे महीना भर लोग काम करते थे। उसके बाद में जब से ये 99 अपना 94-95 के बाद में जब से हमारे शेख रशीद साहब की इसके अंदर एंट्री हुई, इनका क्या था कि बैकग्राउंड ही ज़कात चोरी का था। ये इनकी पहचान ही ज़कात चोरी से थी और इनका दूसरा ना कोई कारोबार था, ना कोई ख़ानदान था, ना कोई रिश्तेदारी थी, ना इनका कोई बैकग्राउंड था। इनका बैकग्राउंड का था तो ज़कात चोरी का बैकग्राउंड था। तो पैसा जैसा आता है उसके असरात वैसे ही होते। इन्होंने राजकारण में पैसा लाया, ज़कात चोरी करने वाले लोगों को इन्होंने वर्कर बनाए। जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो इनके वर्कर ही करते थे, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहता था उनको इन्होंने राजकारण में लाया। तो ये जाहिल भी थे, ना स्कूल पढ़े थे, ना कुछ थे, इसलिए इनकी ज़बान गंदी थी। पैसा, गलत पैसा आता था, ज़कात चोरी का पैसा आता था, इसलिए गलत शौक थे, नशे में रहते थे ये भी और इनके वर्कर भी। तो इससे इसके अंदर बुराई है। कभी तुमने निहाल साहब के टाइम में या आयशा आपा के वक्त में या हारून अंसारी के वक्त में तो खैर काफ़ी महज़ब लोग थे, कभी आपने सुना नहीं होगा कि वर्कर में मारी पीटा हुई, कभी सुना नहीं होगा कि लोग पुलिस स्टेशन में गए। जब से 99 के बाद से जब से ये लोग आए, जब से ज़कात चोरी में % की गाड़ी रोकने वाले यही रहे, ज़कात चोरी अधिकारियों को मारने वाले ये रहे, साफ़ी ने इनके खिलाफ लिखा तो साफ़त वालों को भी मारने के लिए ये रहे, कोई इनके खिलाफ में बोला तो उनके घर जाके भी मारने वाले लोग ये रहे। तो ये बुराई जो है इसके अंदर से हमारे जो अभी माजी आमदार और माजी क्या बोलते मेयर है, ये इन्होंने लाए और इसको वो शान समझते थे। नशे में घूमना इसको वो शान समझते थे, गुंडों को राजकारण में लाना इसको वो शान समझते थे। जितने भी गुंडे आए वो इनके वक्त में आए। निहाल साहब के दौर में मैंने देखा हूँ, मैं युवा जनता दल का सदर भी रहा हूँ, जहाँ टिकट देने की बात आती थी उस वक्त वो मोहल्ले का जो सबसे शरीफ आदमी हो, जिसका ख़ानदान बड़ा हो, जो पढ़ा लिखा हो, ऐसे लोग को वो टिकट देने की शुरुआत करते थे। वो नहीं लेगा इसके बाद दूसरे को देखते थे, नहीं तो मगर उनकी शुरुआत होती थी अच्छे आदमी से और वो बोलते थे राजकारण में अच्छे लोग आना चाहिए। शब्बीर सेठ का तो आलमिया उनसे भी ज़्यादा महज़ब था। उनका तो ऐसा है कि वो कभी रोड पे भी कभी ना एहतिजाज करते थे, ना वो कुछ करते थे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की बात आएंगे। वो तो इतने शरीफ आदमी थे। हारून अंसारी साहब भी वैसे थे, आयशा आपा तो खैर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव थे। मगर ये रोड के लोग आए, ना इनका ख़ानदान मालेगांव का था, ये बाहर गांव से आए थे, ना इनकी रिश्तेदारी मालेगांव में थी, ना इनका समाज मालेगांव में था, ना इन्होंने शहर के लिए कुछ किया था। तो इनको शहर को उजाड़ना ही था, शहर को बिगाड़ना ही था, तो इन्होंने उसके अंदर लगे। और उसके बाद से जब से ये एमएलए बने, जब से ये राजकारण में आए,
तो गलत पैसा, इक़्तिदार का नशा, लोगों की ताकत इनको बिगाड़ने लगी। फिर और कहाँ से पैसा आ सकता, तो इन्होंने ज़मीन बेचना चालू करे, गवर्नमेंट की टुकड़े बना बना के बेचे, लोगों की भी ज़मीनें बेच बेच के खाने लगे। और शहरियान के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। 1999 में जब ये इलेक्शन लड़े थे निहाल साहब के सामने, जब पहली बार चुन के आए, तो इनका मैनिफेस्टो में था हम आगरा रोड बनाएंगे। आज 22 साल हो गया, आगरा रोड बना नहीं। आज भी इतना बड़ा हादसा आगरा रोड के ऊपर हुआ कि ट्राली पलट गई। तो इनको शहरियान से कुछ लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ पैसा कमाने से और शहरियान को परेशान करने से, उनको सताने से, उन पे जुल्म ज़बरदस्ती करने से, उनको कैसे डराया जाए, कैसे धमकी दी जाए, ये सारे हरकंडे इन्होंने आज तक 25 साल से करते आए। और उसी से शहर की यहाँ पे सब चीज़ की खराबी हुई। हमारे शहर की पहचान मस्जिद मीनारों से थी, मदरसों से थी, आज वो सब खत्म हो गया। शायर अदीबों से थी, हमारे आला साफ़ियों से थी, आज वो सब खत्म हो गया। आज उठा के देखो तो हमको एक भी साफ़ी का नाम याद नहीं आता है। इन्होंने हर जगह में इन्होंने बुराज किया और हमारे शहरियान को बदला। आज पूरा 2 नंबर का धंधा जो भी मालेगांव में किया, इनके छत्र छाया में किया। वो क्लब चलना हो, इनके लोग चलाते हैं, यही चलाते, उसमें पार्टनर रहते। गांजा बेचना हो, चरस बेचना हो, दारू बेचना हो, यही करते। हमारे रशीद साहब जो थे, जब मेंबर बने नहीं और जब पहली बार मेंबर बने, तो काले खेत में दारू ही बेचते थे ना, फुग्गे में वो, और उसको शान समझ के बोलते भी, कोई ऐसे छुपाते भी नहीं। तो ये खराब पैसा, खराब आदमी जब आता है तो पूरा माशरा खराब करता। और एक गंदी मछली पूरे तालाब को जो गंदा करती है, वो बात जो है वो तो शहरियान अपनी खुली आंखों से देख रहा है। तो ये हमको बुरा ये लगता है कि राजकारण खराब हुआ, वो जाने दो, हमारे शहर की तहजीब खराब हो गई, हमारे शहर की पहचान खराब हो गई, हमारे शहर की ज़बान खराब हो गई, जिसका हमको बहुत अफसोस है कि ज़बान खराब हो गई। ये सब बातें हमको बहुत बुरा लगता है। उसके बाद में इनको इक़्तिदार चाहिए, हर चीज़ के अंदर इनको इक़्तिदार होना, इक़्तिदार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अभी आप देख लो, पानी का मसला मालेगांव के लिए खाली खुशनसीबी इतनी ही है कि हमको पानी बहुत अच्छा मिलता था और भरपूर पानी मिलता था। मनमाड़ के अंदर 15 दिन में एक बार पानी आता है। इतराफ़ में आप देख लो, नांदगांव के अंदर भी वही हाल है। धुलिया के अंदर 8 दिन के अंदर पानी आता था। सटाना का भी ये हाल है, 8 दिन में एक बार पानी आने का। इवन नासिक में भी इतना अच्छा पानी नहीं मिलता है जितना फरौनी से हमारे पास में आता है और जितना भरपूर पानी आता है। हमारा शहर बसा भी कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह पानी के बदौलत ही बसा है। इनको ये भी देखा नहीं गया, इक़्तिदार के वास्ते इन्होंने पानी, जो हमारा तलवाड़ा डैम का जो पानी है, वो दाबाड़ी को देने के लिए रजामंदी कर दी। लीडरान हमारे शहर के हो कि हमारे ज़िले के हो कि हमारे रियासत महाराष्ट्र के हो कि हिंदुस्तान के हो, लोग पानी के लिए लड़ते हैं। पानी बस्ती बसाती भी है और बस्ती उजाड़ती भी है। पानी के लिए लोग लड़ते, लोग पार्टी छोड़ देते पानी के वास्ते, लोग आपस में मारी पीटा हो जाती, बिरादरीवाद हो जाता, सब चीज़ हो जाती पानी के लिए। ये पहला आदमी देखा हूँ मैं, पहला लीडर देखा हूँ जो पानी देने के लिए लड़ रहा है। पानी दे दिया उन्होंने। आज दाबाड़ी को, हमारे शहर का पानी जो अब कुदरत का हमको नेचुरल सोर्स से पानी आता था, जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले क्या पूरे महाराष्ट्र में मशहूर था कि मालेगांव में बहुत अच्छा पानी आता है, बहुत अच्छा हमारा फ़िल्टर है। आज वो पानी उन्होंने दाबाड़ी को दे दिया। और ऊपर से उनकी बात, गलती इंसान से होती है, जो गलती नहीं करता वो तो फरिश्ता है, मगर जो गलती करके सीना जोरी करे वो शैतान है। ये हमको आदाब में सिखाया गया है। ये तो बोलते हाँ लाए, हमने दे दिए पानी, हमारा बस चले तो हम नारूशंकर का किला भी भेज देंगे। तो ऐसा हट धर्मी और ऐसा जाहिल आदमी, जिसको ना समाज से कोई मतलब है, ना शहरियान से कोई मतलब है। अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा, वो भी MLA बने, उनका बेटा भी MLA बना, वो खुद मेयर बने, बेटा बना, बीवी बनी। उसके बाद भी उनकी नाशुक्री क्या है और शहरियान से क्या बदला लेना चाहते, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। उसके बाद में भर्ती की बात करते, खाली ढोंग ढतोरा ये सब इनको आता। मालेगांव से बम्बई तक पैदल मार्च किए, मुसलमानों को रिजर्वेशन होना, फिर क्या सूझे, फिर नासिक मार्च करे, हमको रिजर्वेशन होना। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ जाना था वहाँ जाके मेमोरेंडम दिए कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन दो। मगर जब मालेगांव में भर्ती करने की बात आई है, आप देख लो, मैं उधर के जो लीडरान हैं, जो हमारे वजीर हैं, मैं ना उनको बुरा बोलता हूँ, वो उनके हक पे बराबर है। मैं लीडर रहूँगा, मैं मेरे वार्ड के लिए लड़ूंगा, मैं मेरे शहर के लिए लड़ूंगा, मैं मेरे कौम के लिए लड़ूंगा। वो उनको बराबर इनको डराता, धमकाता, क्या करता पता नहीं मुझे, मगर यह होता कि पूरी भर्ती उसने कर लिया। हद वार्ड के अंदर पूरे मालेगांव के अंदर 10 वॉलमैन थे,
पूरे मालेगांव को जो 10 वालमैन कंट्रोल करते थे, और हदवाड़ के अंदर खाली सोएगांव से मेरे ख्याल में 22-23 वालमैन अंदर आए। तो इन्होंने सारे बोगस मास्टर बना के, सारे बोगस बैंक स्टेटमेंट बना के सबको इसके अंदर जम्न किया, हमारे स्थापना डिपार्टमेंट के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। और आज के आलम यह है कि हमारे पास हमारा जो शहर की शनाख्त थे, जो मुस्लिम कर्मचारी या जो हमारे शहर में जो रहने वाले लोग थे, जिनको मालेगांव की रोड भी समझती थी, मालेगांव का पानी का मसला भी समझता था, मालेगांव में त्यौहार पे क्या लगता ये भी समझता था, वो सैनिटेशन हो कि बांधकाम का हो कि सफाई हो। आज हमारे पास में समझ लो ये आखिरी लाट है, ये ख़त्म हो जाएगा, मगर इसके बाद 25 साल भर्ती नहीं हो पाएंगी। इन्होंने इतने ज़्यादा भर दिए है कि 25 साल ये भर्ती नहीं कर पाएंगे। और इसके अंदर ना ही कोई मुसलमानों का तो सवाल ही नहीं इन्होंने भरा मालेगांव के बाहर के लोगों को, जिनको मालेगांव से कोई लेना देना नहीं। वो 5 बजे छुट्टी होने वाली रहती, 3 बजे यहाँ से निकल जाते बस पकड़ने, गाड़ी पकड़ने के लिए। कल छुट्टी है तो आज ही दोपहर से लोग भाग जाते हैं, उनको उनके गांव जाना रहता है। तो ठीक है, वो इंसानी फितरत है, मगर हमने हमारे हाथ से हमारे पैरों पे खिलाड़ी मारे। हमारे शहर के नौजवान जो पढ़े लिखे, जो क्वालिफाइड है, जो इंजीनियर्स है, जिन्होंने सैनिटेशन का कोर्स करा है, इनके लिए हमारा शहर में अब नौकरी की कहीं गुंजाइश नहीं रही। तो ये शहरियान से इनका जो बदला लेने की बात है, ये सब इन्होंने बदलना चाहिए। और जिस तरह लोगों को अब समझ में आ गया, लोगों का अब काफ़ी गुस्सा है उसके ऊपर। ये असेंबली के अंदर दिखा सबको, असेंबली के अंदर ये सबको देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने एक साथ होके अपना मजहबी फरीज़ा समझ के इनके खिलाफ में वोट डाला। हमको लगा था कि असेंबली इलेक्शन हारने के बाद में इनकी आँख खुल जाएंगी और ये शायद थोड़ा सा समझेंगे, लोगों के लिए हमदर्दी रहेंगी, मालेगांव के लिए हो रहेगा। मगर उसके बाद में और ज़्यादा ये एग्रेसिव हो गए, और इनका काम सिर्फ पैसा कमाना, चोरी करना और पैसा कमाना। वाटर ग्रेस की मंजूरी भी देने वाले तायरा मैडम मेयर थी जब 10 साल के दिए, अभी भी चल रही। अभी उन्होंने आउटसोर्सिंग लाए गटर साफ करने के, ना कभी गटर साफ होती ना कुछ होता, मगर लाखों रुपये का बिल ये निकालते जा रहे हैं। तो ये सब एक आम आदमी को समझना चाहिए। हमारा 70% या 75% आबादी हमारे मौसम पुल के इस तरफ में रहते हैं, मशरक़ी एरिए में। मगर जब से ये लोग इक़्तिदार में आए, ये 70% काम उस एरिए में हो रहा है। दाबाड़ी तक इन्होंने काम कर लिया, जो मालेगांव हद के बाहर है, कारपोरेशन हद के बाहर, वहाँ पे भी काम हुए। मैं महासभा का एजेंडा देखा, टेरे चौपुल्ली से रोड सोएगांव तक बनाना। टेरा क्या मालेगांव कारपोरेशन में है, मगर वो मिनिस्टर साहब के प्रेशर में, या मिनिस्टर साहब की ताकत है, या उनको समझ है, जो इनसे डरा के या लालच दे के क्या काम करा लेते मालूम नहीं। तो हमारा पैसा, हमारे गरीब मजदूरों का, हमालों का, टीचर्स का, जितने भी लोग हैं शहर में रहते हैं, इनका जो मेहनत मजदूरी का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, ये खाली अपने इक़्तिदार के लिए उधर डाल रहे। आप स्पिल वर्क देख लो इस साल का, जितना प्रभाग 2, 3, 4 के उतने अकेले प्रभाग 1 का है। यानी जितना काम खाली प्रभाग 1 में होता उतना अपने तीनों वार्ड में भी नहीं हो पा रहा मुस्लिम में, जहाँ पे 70% है कारपोरेटर। मुझे कारपोरेटर से भी शिकायत है कि भाई उन्होंने अपनी खुली आंख से हाल में रहना, ज़बरदस्ती का किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाना, गलत बात को गलत बोलना, जो सही है उसको सही बोलना। वो कौन गलत बोल रहा हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ में रहना चाहिए। जो सही है वो कोई भी हो, उसके साथ रहना चाहिए। ये हमको हमारा मज़हब भी ये बात सिखाता है, भाई गलत बात को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी नहीं सुधरा। आज कुसुम्बर रोड की आप हालत देख लो, शहीद अब्दुल हमीद रोड, जहाँ पे कल हमने एहतजाज करा, 50 एक्सीडेंट हो चुके वहाँ पे। उनका रास्ता है ये, माजी मापुर का रास्ता है ये। दिन में से 4 बार उनका आना जाना था, मगर ना कोई मंसूबा बंदी है। हम बनाएंगे, हम तरक्की करेंगे। क्या तरक्की करेंगे, क्या बनाएंगे? मैं तो आप लोगों से बोलूँगा कि उनसे पूछो क्या बनाएंगे और कहाँ से फंड आएगा। तो ये जहालत हमारे ऊपर, ये जो हमारे ऊपर मसलत कर दी गई है ना, हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान ये है। इनको पूछो, ऑक्सीजन की मशीन लगाएंगे। महासभा की मैंने कहीं क्लिप देखा, हमारे कोई कारपोरेटर पूछ रहा था कि भाई ऑक्सीजन की क्या बनाने वाले, तो क्या बनाएंगे? अच्छे से अच्छा बनाएंगे। क्या अच्छे से अच्छा बनाएंगे? कौन सी लिक्विड ऑक्सीजन है कि क्या है, वो कुछ मालूम नहीं रहता। खाली ठेका मालूम रहता कि इसमें मुझे कितना पैसा मिलने वाला है, बस। वो फिर वो बने ना बने, वो कुछ भी है। ये सारी बातें हैं। अभी भी उनसे पूछो, मैंने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, वो तो खैर वो हालत में भी नहीं रहते कि उनसे बात की जाए या वो जवाब दे पाए। हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। अरे क्या बनाएंगे, कब बनाएंगे?
हाँ, आज 22 साल से आगरा रोड बन रहा है और कितने साल लगेंगे मालूम नहीं उसको, मगर इनकी ना कोई प्लानिंग है, ना कोई मंसूबा बंदी है, ना कोई जिम्मेदारी अपनाते हैं। बस पैसा कमाना और पैसे से इक़्तिदार में आना और इक़्तिदार से फिर पैसा कमाना, बस ये सर्कल इनका 25-30 साल से चल रहा है। चोरी चमारी कारपोरेशन से करो, बैतुल माल के चोर यार, अच्छा इनकी पहचान ही है आप ट्राई चोरी से, वहाँ से निकले राजकारण में और यहाँ से पैसा कमा के वापस वो लोगों में खर्चा करते। तो ये आवाम का पैसे की जो खराबी हो रही है, इसके ऊपर अपने को ध्यान देना चाहिए। कारपोरेशन का इलेक्शन 22 के अंदर लोगों ने सबने साथ में रहना चाहिए और पूरा महागठबंधन इंशाल्लाह साथ में रहेगा। बात तीसरा महाज या जनता दल एमआईएम की नहीं है, इसके अलावा और भी जो पार्टियां हैं, छोटी मोटी जो पार्टियां चलती रहती है, जैसे हमारा समाजवादी पार्टी है, वो भी लोग आगे बात कर रहे हैं। हाँ, रिजवान बैटरी वाला है, वो उसकी भी पार्टी हमारे साथ में रहने वाली। सारी पार्टियां इनके खिलाफ में रहने वाली है। इनका किससे पैक्ट होने वाला है? तो शिवसेना बीजेपी से। हमारा अलमिया ये है, जो मुस्लिम शनाख्त शहर है पूरे हिंदुस्तान में, मालेगांव, जिसकी पहचान मुसलमानों से है। किसी वक्त में इसको मिनी कश्मीर भी लोग बोला करते थे, फिरका परस्त लोग, और जब मगर हमारा शहर तो हिब्बुल वतनी की अलामत है। पहले शहीद होने वाले और पहला तिरंगा लहराने वाले भी हमारे शहीद लोग थे। हमारी बदनसीबी है कि हमारे ये शेख रशीद साहब जब से आए हैं, 26 सेठ ने शहीदों की यादगार बनाया था कुदवाई रोड के ऊपर, जो कि काफ़ी यादगार थी वो, उसको इन्होंने मसमार किया, उसको पूरा ज़मीन दोस्त करके मैं बना रहा बोला, मगर उनका बनाना नहीं था, उसको ख़त्म करना उनकी वो थी। आज देख लो उल्टी बंदूक वहाँ खड़ी है। इनमें 22 साल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो टाट हटा सके बंदूक का। वो तो टाट भी हटा लेंगे तो मैं उनको मान लूँगा कि चलो भाई इन्होंने एक काम किया। इन्होंने काम बताना, इन्होंने क्या काम किया। उसके बाद में शहीद अब्दुल हमीद रोड है, जो कि हमारे परमवीर चक्र है, विजेता है, 33 साल की उम्र में जो शहीद हुए, जिन्होंने 65 की जंग के अंदर हिंदुस्तान का सर बुलंद किया था, उनके नाम पे जो रहे उसकी हालत क्या कर डाले। अब बनाने की बात ही नहीं करते। उनके लोग आते, बारिश की हालत तो ऐसी है, हॉट मिक्स का रोड है, उस पर मट्टी डालते, ये तो उनकी जहालत का अलमी है, मगर उनको पैसा मिलता, ये उनका है। आज पूरे रोड के ऊपर लोग गिर रहे हैं, पलट रहे हैं और लोग इनको बद्दुआ देते, बुरा ये लगता है। अब उनकी जो हालत है उसके जिम्मेदार भी वही है। तो मतलब यह है कि इनके खिलाफ के अंदर आज पूरा शहर बेदार हो चुका है। कुछ भी हो, सारे लोग एक साथ रहने वाले हैं, पूरा महागठबंधन एक साथ रहने वाला है इनके खिलाफ। बात ये, इनका कांग्रेस का जो है, ये उनकी 22 सीट पकड़ के चलते सेना बीजेपी के। पूरे हिंदुस्तान में जो मालेगांव मुस्लिम शनाख्त है, जो मैं बात कर रहा था, जिसके अंदर यहाँ पे हमेशा एमएलए मुसलमान रहा, हमेशा मेयर मुसलमान रहा। किसी ने मालेगांव में निहाल साहब के टाइम से किसी ने भी इनको इक़्तिदार में जगह नहीं दी थी। जगह इक़्तिदार में किसने नहीं दिए थे? सपोर्ट लिया होगा किसी ने बाहर से, किसी ने कोई पोस्ट नहीं दिए। ये शेख रशीद खानवास जो आया, इन्होंने डिप्टी मेयर उनको बनाया 2 बार इनको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया शिवसेना को। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है, बीजेपी को भी इन्होंने पोस्ट दिया, महिला विकास की चेयरमैन भी इन्होंने उसको दिया। तो ये हमारे लिए तो सोचने की बात हो गई। अब इसके लिए आवाम भी तो कहीं ना कहीं से जिम्मेदार है सर। इसके अंदर आवाम भी जिम्मेदार है। आवाम को समझता ही नहीं। आवाम बेचारे भोले भाले रहते, ये उनको डराते थे, ये उनको पैसे से खरीदते थे, ये उनको बेवकूफ़ बनाते थे, ये इनकी दादागिरी की बात करते थे, किसी को तलवार लगा दे रहे, किसी को बंदूक लगा दे रहे, या ऐसा करके डराते थे। मगर अब नौजवान किसी से डरने वाला नहीं है। अब नौजवान बेदार हो चुका है। अब नौजवानों को अपने शहर की फिक्र होने लगी है, अपने रोज़गार की फिक्र होने लगी है। और हमारा सोए गाँव कैसा है, कैंप कैसा बन गया, उसके आगे भाई गाँव तक रोड कैसा डेवलप हो गया, उसके बाद में दाबाड़ी तक कितना अच्छे रास्ते हो गए, पानी हो गया, सब हो गया। और उसके बाद में हमारे शहर में कुछ नहीं हो रहा। और ये आउटर का हमारा दियाना मालदा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा। आज भी जो वहाँ मजदूर है, बारिश होती है तो इधर काम करने आ नहीं पाता है कि रास्ता नहीं रहता है। जो वहाँ पे मरीज़ है बेचारे, बुरा ये लगता है कि दियाना की जो बीमार है औरतें हुई या हमारे जो माँ बहने को आना रहता है, बेचारे बारिश की वजह से हॉस्पिटल तक नहीं आ पाते, बाज़ार तक नहीं आ पाते। तो ये अलमिया हमको बहुत बुरा लगता है कि आज हमारे होते हुए भी हमारे शहर की हालत ये। तो ये आवाम की गलती है कि उन्होंने ऐसे लोगों को चुन के दिया। आप लोगों को फिर बोलूँगा, ये आखिरी मौका है, इनको पहले घर भेजो।
जब तक ये घर बैठेंगे नहीं, जब तक शहर तरक्की करेगा नहीं, जब तक मुसलमानों की जो हमारे शहर की पहचान थी 25 साल पहले शब्बीर सेठ के टाइम में, हारून अंसारी के टाइम में, निहाल साहब के टाइम में, जो हमने शहर का उरूज देखा था पूरे हिंदुस्तान में, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई शहरियान के बारे में बोल सके। आज हमको वही दौर को वापस लाना है। कहीं एक गोली चलती थी महाराष्ट्र में, पूरे उसके अंदर असम्बली को निहाल साहब हिला देते थे। इनके वक्त में 2-2 बार मालेगांव में बम ब्लास्ट हो गया। इन्होंने कभी असम्बली के अंदर आवाज़ नहीं उठाई। शेख रशीद साहब की मैं बात कर रहा हूँ, कभी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। और इनकी वजह से पुलिस को हिम्मत आई, क्योंकि ये चोरी करते थे, पुलिस को पैसा देते थे, इसलिए ये उनसे डरते थे। जब एमएलए डर रहा है तो फिर एक आम आदमी की क्या हैसियत रहती है। कारपोरेशन के अंदर भी आप देख लो, पूरा नौकरशाही चल रहा है, पूरा नौकरशाही चल रहा है। ये मेयर है, ये मेयर के कैबिन में बैठते और पूरे अधिकारी गेस्ट हाउस में, दादा भूसे की मीटिंग में पूरे अधिकारी वहाँ बैठे रहते और ये अकेले बैठते मेयर बन के खाली कुर्सी पे। एक अधिकारी इनके वास्ते रुका नहीं रहता। ये आँख से, नंगी आँख से जो देखिए वो हम बात बता रहे। अच्छा, तुम अगले हफ्ते और देख लेना, फिर वैसे होने वाला, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं। तो ये जो अधिकारियों के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं, क्योंकि ये खुद ही हर चीज़ में पार्टनर रहते, खुद ही हर चीज़ में चोरी करते, बोगस बिल ये बनाते, बोगस ठेके लाते, जैसे आउटसोर्सिंग का ला के इसमें पुगड़ का लाखों रुपए लगा रहे। तो चोर की हिम्मत कितनी और उसकी ताकत कितनी, मगर इसका खमीदा पूरे शहर को भुगतना पड़ रहा है। तो उनका भी इंटरेस्ट हमारे लोगों में नहीं है, उनको भी ऊपर भी किसका कंट्रोल नहीं है। तो हमको वापस वो दौर लाना है जिसमें अधिकारी उनके काम से काम रखें और अच्छा काम करें, पुलिस भी बेगुनाहों पे जुल्म ज़बरदस्ती ना करे। और शहर के अंदर जो एक पहचान बनती जा रही मालेगांव की नशे की, वो चरस, गांजा, कुत्ता गोली हो, क्या और भी कौन कौन से टाइप के नशे हो, ये सब हमको बंद करना है और पुलिस को सख्ती करना है कि ये सारे बंद करें। इनके तो आधे लोग उसके अंदर मलबूस रहते। गांजा बेचने वाला रहेगा वो इनके आदमी रहेगा, चरस बेचने वाला इनके आदमी रहेगा, कुत्ता गोली खा के किसने कटर मारा वो इनके वर्कर रहेगा। तो ये लोग ने ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया, पुष्प बनाए के जितनी यहाँ पे अपने क्लब चलते सब में ये पार्टनर रहते। आज हड़को कॉलोनी के अंदर जो हमारा इतना मुकद्दस नाम है ख्वाजा गरीब नवाज हॉल जिनके नाम पे है, वो आज वहाँ पे गांजा बिकता है, चरस बिक रहा है वहाँ पर। और उसके बाद में 5-5 लाख रुपए की वहाँ पे पत्ते खेले जा रहे हैं रोज़ के। हमने तो कंप्लेन भी किया है, लोगों ने भी आके बोले। आज रात में उधर से हमारी माँ बहनें को जाने के लिए डर लगता है, रात में माँ बहनों को जाने के लिए डर लगता है। वो बोलते हैं कि सर वो सब नशे में रहते, कुछ भी हो गया तो कौन जिम्मेदार। और हम भी उनको मना करते हैं कि आप बिल्कुल रिस्क मत लो। तो आज ये शहर की हालत कर दी है कि पढ़े लिखे लोगों ने राजकारण में आना चाहिए, जिनका यहाँ पे शहर में बेस है, जिनकी रिश्तेदारी है, जिन्होंने शहरियान के लिए कुछ दिया है, ऐसे खानदान के लोग आएंगे ना तो उनको पूछने वाले लोग रहते हैं। अच्छा हुआ भी तो तारीफ करने वाले लोग रहते हैं, शहर में कुछ बुरा भी हुआ तो लोग उनके कान पकड़ के डांटने वाले लोग रहते। तो ऐसे लोगों ने इसके अंदर राजकारण में आना चाहिए। ये कहीं से भी कोई भी आ जाएगा जिसके आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं, दादागिरी करके या गलत काम करने के लिए आएगा तो शहरियान का और भी ज़्यादा नुकसान होते जाएगा। इन्होंने आज हमारा तो अलमिया ये हो गया कि हमारी रोड रिपेयरिंग होती तो लोग इसमें खुश हो जा रहे। मुझे तो बुरा ये लगता, बात तो होना चाहिए था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज आए, यहाँ पे ITI कॉलेज आए, यहाँ पे बड़े जॉगिंग पार्क बने। मालेगांव कारपोरेशन बहुत पैसे वाला है, यहाँ पे जॉगिंग पार्क बनना चाहिए, अच्छे गार्डन बनना चाहिए। कितना वो स्कीम गार्डन डेवलपमेंट की स्कीम आई थी, आज बताओ मेरे को 75 करोड़ रुपए कहाँ चले गया। इनके वक्त ये बॉडी में आया, 17 की बॉडी में आया, कौन सा गार्डन इन्होंने डेवलप किया। अच्छा पैसा खाया तो इन्होंने क्या एक्शन लिया। ये मेयर है अभी, और इससे पहले इनके शेख रशीद साहब मेयर थे, तो इन्होंने क्या किया अभी। वो पैसा कहाँ गया, इनका हिसाब कौन लेगा इनसे। कोई मनसूबाबंदी नहीं, हमारा क्या मिल रहा बस गुड़ डाल थैली में, बस ये इनका एक चीज़ चल रही है। तो ये चीज़ बंद होना चाहिए। इसकी वजह से मुझे काफ़ी दुख होता है और शहरियान से भी मुझे शिकायत है कि अच्छे लोग को चुन के दो। आज हमारा शहर जो है पावरलूम सनत का शहर है, इसका पूरा दारोमदार हमारा पावर पे रहता है, बिजली के ऊपर रहता है। विद्युत मंडल था हमारे पास, वो अच्छा चल रहा था। उसके बाद में हमारे आसिफ साहब जब आमदार थे, इन्होंने पावर कंपनी को लेके आए, प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया, 20 साल का ठेका दिया, खुद मंत्रालय में साथ में घूम घूम के उनका एग्रीमेंट बनाया। खाली इलेक्शन में पैसे के वास्ते इन्होंने सारी चीज़ की है। और ये इतनी बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर डाला है, इन्होंने मुसल्लत की है
कि हमारी सनत तो ख़त्म होंगी, हमारा शहर उजड़ जाएगा। आज भिवंडी की आप हालत देख लो, वहाँ हमारे हमसे अच्छा क्वालिटी वहाँ बनती थी, हमसे ऊंचा वाहन वहाँ बनता था, हमसे ज़्यादा वहाँ के लोग खुशहाल थे माशी तौर से बुनकर, मगर आज वो बर्बाद हो गए प्राइवेट कंपनी से। और ये शहर के लिए अच्छा काम कुछ नहीं करते, शहर को कैसे मुसीबत में डालना, इनका वक्ती फ़ायदा क्या और कैसे मुसीबत में डालना, इसके ऊपर उन्होंने पूरे माले गांव को बिजली के ठेके पे दे दिया, पावर कंपनी को। खाली उनको पैसा चाहिए इसके वास्ते। आज वो कुछ उसको तुम कर नहीं सकते, वो उनका मीटर लगाएंगे, जो रीडिंग आएंगे उसको तुमको बिल देना है, नहीं देंगे वो आके बंद कर देंगे। वो ना घर देखेंगे, ना कारखाने देखेंगे, ना कोई और दूसरी जो इंडस्ट्री है उसको देखने वाले। तो ये सारा चीज़ें हमारे शहरियान के लिए नुकसानदेह चीज़ें शेख रशीद फैमिली करती है। आज वहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऊपर से सितम ये कि इनके सारे लोग जो ज़कात में उनके साथ चलते थे, ज़कात चोरी के वास्ते या कारपोरेशन में चोरी के लिए उनके साथ थे, वो सारे लोगों को शेख आसिफ ने वहाँ कंपनी में लगा दिया। ये लोगों की निशानदेही करते कि कहाँ पे मीटर की फॉल्ट है, कहाँ पे गलत काम चल रहा है, ये वहाँ पे रेट डालते, यही तोड़ी करते और यही पैसा कमा रहे। तो ये जो बुलंद इकबाल नारा देता था कहीं ना कहीं चैंपियन चोर का, वो हर जगह ये साबित होता कि ये चैंपियन चोर है। पैसा कैसे कमाना, ये आइडिया वो हर जगह से वो निकाल लेते। आसिफ एक इलेक्शन हारा, वो राष्ट्रवादी में आ गया शेख आसिफ। मेरे तो बात ही नहीं समझ में आ रहा है, जो कांग्रेस पार्टी ने उनको इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ दी थी, एक हार ने उसको पार्टी बदला दिया। अभी तक कांग्रेस अच्छी थी, अभी राष्ट्रवादी अच्छी हो गई। तो अब बाप अच्छा है कि बेटा अच्छा है, अभी इसमें भी समझ में नहीं आ नहीं रही बात। वो उसको बुरा बोलता है, ये इसको बुरा बोलता है। तो ठीक है, ये तो उनका मसला है। पहली बात है कि हमको एक बात बताई गई है, जो मैं तो एक कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ, फिलॉसफी भी हमने पढ़ी है, साइकोलॉजी भी पढ़ी है। हमको बताया गया है कि पहली बात तो बेसिकली आदमी अच्छा होना। आदमी अच्छा है तो वो टीचर भी अच्छा है, वो बाप भी अच्छा है, वो बेटा भी अच्छा है, वो लीडर भी अच्छा है और वो बिजनेसमैन भी अच्छा है। तो बेसिकली ये आदमी अच्छे नहीं है, ये किसी भी पार्टी में जाएंगे तो ना ये अच्छे लगने वाले, ना उनको पार्टी अच्छे लगने वाली। अब ये तो मजबूरी है कि लोग इनको बर्दाश्त कर रहे और पार्टी इनको बर्दाश्त कर रही, नहीं तो। इंतजार की बात की है सर, इंतजार तो आपके यहाँ पे भी है सब अलग अलग, तो क्या इंतजार खत्म होगा या आप ही लोगों में यूनिटी आएगी? देखो, इंतजार तो हर जगह है, सबके नज़रियात अलग है। मजलिस के नज़रिया अलग है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलग है, उनका भी कोई, उनमें जो है नाराज़गी, उनमें जो उनका आइडियोलॉजी है वो कहने के मुसलमानों के फेवर में। असदुद्दीन अवैसी भी शरीयत के लिए लड़ा है, मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या बात है। जनता दल सेकुलर है, या हमेशा से सबको साथ में लेके चलने की बात की है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुस्लिम में कभी इन्होंने भेदभाव नहीं किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। जनता दल सेकुलर की बात हमेशा मजदूरों के साथ रही है, किसानों के साथ रही है, इसमें इक्वलिटी है जनता दल में, तो ये भी अच्छी बात है। उसके बाद में मुफ्ती साहब का जो था तीसरा महाज है, उनका भी नज़रिया समाज को अच्छा होना चाहिए, इस्लाह माशरा वो करते थे, समाज में बुराइयां नहीं होना चाहिए, नशा से मुक्त होना चाहिए, नौजवानों की बेरा रवि ख़त्म होना चाहिए, वो सब भी हमारे लिए एक्सेप्टेड बात है। हाँ, करप्शन के खिलाफ में जो रहेगा वो हमारे साथ में रहने वाला है। तो हमारी जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो एक ही है, कोई बदलने वाली नहीं है उसके अंदर। और आइडियोलॉजी के अलावा हमारा टारगेट एक है, शहर की तरक्की होना चाहिए, शहर में मुसलमानों की पहचान होना चाहिए, हमारे एरिए में डेवलपमेंट होना चाहिए, अच्छे नौजवानों को रोज़गार के मौके मिलना चाहिए, जो हमारे बच्चे उनको अच्छी तालीम मिलना चाहिए। ये टारगेट हम सब का एक है, इसलिए हमको कहीं हम सब महागठबंधन फिर से साथ में रहने वाला है। करप्शन के खिलाफ में और भी जो पार्टी रहेंगे वो हमारे साथ रहेंगे, शहर की तरक्की के लिए और भी जो लोग आना चाहेंगे हम उनके साथ में रहेंगे। तो ये तो सब रहने वाले हैं। और इनकी आइडियोलॉजी देखो, जो मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी, जो मॉब लिंचिंग कर रही है मुसलमानों का, ये उनके साथ है कांग्रेस, शेख रशीद साहब खास तौर से। जो मुसलमानों को पस्ती में डालने जा रही है वो उनके साथ है। जो बाबरी मस्जिद शहादत को फ़ख्र का दिन मनाते हैं, शेख रशीद साहब उनके साथ है। तो ये आइडियोलॉजी तो उनके पास नहीं है, हमारे पास तो सेम चीज़ है भाई। तरक्की की बात हो, तालीम की बात हो, इक्वलिटी की बात हो, मज़हब की बात हो, शरीयत की बात हो, तो ये सारी बातें हमारे लिए अच्छी है।
साहब आप बात करते हो कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, चलो अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मगर आपके यहाँ तो आमदार साहब से मुताल्लिक ये शिकायत है कि यार वो काम ही नहीं कर पाते हैं, तो वो कहाँ तक जिम्मेदार है? देखो, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब शहरियान ने उनको काफ़ी वोटों से चुन के दिया, तारीखी उनको जीत की। अब उनका वो जब चुन के आए उसके बाद में काफ़ी लंबे समय तक उसके अंदर सस्पेंड रह के कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, काफ़ी 4-6 महीना उसके अंदर वेस्ट हो गया उनका। उसके बाद में जब बने तो ये कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया। अब इसके अंदर उनको ज़्यादा करने के लिए गुंजाइश नहीं मिली। असम्बली के अंदर उन्होंने कुर्बानी के लिए बोला। आज हमारे शहर के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से कुर्बानी बकरीद का त्यौहार हमारे पास मनाया गया, ये हमारे मुफ्ती साहब की हिकमत अमली थी। रमज़ान के अंदर जिस तरह से हमारे पास मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी गई, जिस तरह से हमारे पास शॉपिंग हो गई, जिस तरह से कारोबार चला, ये भी मुफ्ती साहब की बदौलत है। उसके बाद में पहला जो लॉट आया उसके अंदर था कि कोविड के लिए पैसा देना को मेडिकल के ऊपर, उन्होंने वो किया। दूसरे बाद में 1 करोड़ रुपया कोविड के लिए देना था, सिविल हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने मशीनरी दी, सामान दिए, जो जो लगता है उसके लिए उन्होंने किया। तो और क्या करना चाहिए? एक आमदार है जिसका 3 करोड़ रुपए का बजट रहता है, तो वो क्या क्या करेगा? मैं तो बोलूँगा कि 450 करोड़ का एक साल का बजट कारपोरेशन है, इनसे हिसाब लेना चाहिए पहले। 3 करोड़ का हिसाब तो अभी भी मैं बता दे रहा हूँ उन्होंने क्या क्या किया। 450 करोड़ का हिसाब इन्होंने देना चाहिए। और 5 साल रहा, यानी 2400 करोड़ 2500 करोड़ का बजट इनके पास था, ये मियाँ बीवी के पास। खाली इनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही, इनका पैसा बढ़ रहा, इनकी अय्याशी बढ़ रही, इनका नशा बढ़ रहा, बाकी शहर का क्या बढ़ा? इसका हिसाब कौन लेगा? और अभी जब असेंबली शुरुआत हो जाएंगे रेगुलर, जब पूरा लॉकडाउन, अभी भी कहीं ना कहीं जुज़वी लॉकडाउन और कुछ ना कुछ बंदिशें अभी भी है, जब ये सब हट जाएगा उसके बाद मुफ्ती साहब काम में जो अभी भी कर रहे हैं आगे भी करने वाले। उनको तो काम के नाम पे चुन के दिए है, काम करने वाले हैं इसलिए चुन के दिया उनको। और मैं इतनी इनमें बुराई बताया, हमारे आमदार के अंदर किसी ने एक बुराई बता के बताना कि वो कहीं ज़कात चोरी में थे, कि कहीं कोई ठेकेदारी में रहे, कहीं तो मुहर्रम के ऊपर कहीं उन्होंने 80 लाख का रोड रिपेयरिंग करके बिल निकाल दिया। कि मुफ्ती साहब की किसी ने एक ही बात बताना कि वाटर ग्रेस के जैसे इन्होंने कोई ठेका ला के शहरियान पर मुसल्लत कर दिया, कि इन्होंने बाहर गांव के लोगों से पैसे लेके कारपोरेशन में भर्ती कर दिया। इन्होंने कम से कम कोई गलत काम नहीं किया। हमको तो इस बात की खुशी लगती है। हमको तो ये भी अच्छा लगता है कि हम आमदार साहब से मिलने जाओ तो जहाँ मस्जिद के अंदर मिलते हैं, हमको तो ये भी अच्छा लगता है। भाई कोई क्लब में जाके मिलना नहीं पड़ रहा, हमको किसी के बार में जाके मिलना नहीं पड़ रहा जिससे हमारा मजहबी जज्बात मजरूह हो। हमको तो ये भी एक है, तो देखे जाते पहलू तो कई है चाय बुराई की। सर तुमको तो कई बात अच्छी लगी, लेकिन मेरे को एक बात खराब ये लगी कि यार तुमको कारपोरेशन में बराबरी की सीट आवाम ने नहीं दी, उसके बाद भी आप इक़्तिदार से दूर रह गए। तो इसमें कहाँ आप लोग, अगर ऐसा आप लोगों को बन जाना था, कारपोरेशन का सुधार कर देना था। देखो, एकदम आपने जो सवाल बोला है एकदम सही सवाल बोला है। और ये मैं पिछले भी इससे की भी जो बातें हैं वो भी बता रहा हूँ, आगे भी क्या होने वाला ये बताऊँगा। देखो, ज़्यादा सीट का फ़र्क नहीं था कांग्रेस के अंदर और महागठबंधन के अंदर, ज़्यादा सीट का फ़र्क नहीं था। बात क्या आती है, और हिकमत अमली भी दोनों के पास में स्ट्रांग थी। इसके अंदर क्या हो गया कि दारो मदार कहीं ना कहीं सेना बीजेपी पे आ गया। शिवसेना बीजेपी, दादा भूसे जिनके जो हमारे मिनिस्टर है आउटर के, दादा साहब भूसे, ये कंट्रोल इनका रहता है सेना के ऊपर, और उसके हिसाब से वहाँ की बीजेपी भी उनके हिसाब से चलती है, सुनील गायकवाड़ भी। इनका मसला यह है कि उनकी तो चाहत काफ़ी रहती है कि महागठबंधन को दे। अभी भी उनकी चाहत थी कि शान हिंद बने, उससे पहले भी उनकी चाहत थी कि नबी अहमद को मेयर बनाए, मगर उनको लगता है कान के नीचे का आदमी। और शेख रशीद साहब जो है ना, दादा भूसे के कान के नीचे की, वो बोलता उठ तो शेख रशीद उठते, वो बोलता बैठ तो वो बैठ जाते। शान हिंद क्या दाबाड़ी को पानी दे सकती थी क्या? तुम क्या शान हिंद से दाबाड़ी का पानी मांग सकते थे क्या? मुफ्ती साहब से तुम बोल सकते थे क्या मेरे बाहर के लोगों को तुम लगा लो? हाँ, नबी अहमद को तुम बोल सकते थे क्या कि ये पूरा फंड, कभी नबी अहमद मेयर बनता तो नबी अहमद को बोल सकते थे क्या कि 70% फंड आउटर में मुझे दो? उनको कान के नीचे का आदमी लगता है, जिसको वो दादा भूसे बोलेगा उठ तो उठ, जिसको बोलेगा बैठ तो बैठ। कभी शान हिंद मेयर रहती और कर्मचारी अगर कभी उसको छोड़ के बाहर दूसरी तरफ मीटिंग में जाती, वो जगह पे सस्पेंड करती थी, उनको शोकॉज नोटिस देने लगा था। जैसे 450 करोड़ की आप बोलते हैं कारपोरेशन हकदार में, तो कारपोरेटर तो दोनों बरोबर है, तो फिर अपने जो वार्ड के जो कारपोरेटर, अपने पार्टी कारपोरेटर, उनके वार्ड में काम क्यों?
देखो 450 करोड़ का कारपोरेशन है, उसके अंदर महागठबंधन के और कांग्रेस के कारपोरेटर भी तकरीबन बराबर ही है, 2-4 कम ज़्यादा होंगे। इसके अंदर बात ऐसी आती कि सेना बीजेपी ये रहती इनके साथ में, मेजॉरिटी हो जाती है उनकी, और ये क्या करते कि गाय गर्दी में सारी मीटिंग आप लोग में से ज़्यादा महासभा देखते, मंजूर करके हमारे कारपोरेटर, ये ऐसे कारपोरेटर लाते, अभी यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनको, वो भी मेरे लिए काफ़ी मोतेबर है, वो बेचारे भोले भाले रहते, उनको ये बर्बाद करके किसका कारखाना बिका के, किसी के घर बिका के, किसी के प्रॉपर्टी बिका के इलेक्शन लड़ाते, और वो बेचारे कहीं के नहीं रहते, मोहताज इनके दर पे पड़े रहते वो लोग। सर इनको समझता भी नहीं, इनमें अपने वो नहीं, मैं बता रहा हूँ उनको समझता भी नहीं बेचारों को। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि वो, हमको भी हमारे इखलाक से रहना पड़ता, हमको इस्लाम मज़हब पर्दादारी का है, पर्दादारी का नहीं है। अब उनको इस्लाह होना चाहिए, हम वो सियासी लोग नहीं रहते। आज बताओ दाबाड़ी का पानी जा रहा है, ये कितने मेंबरों को मालूम था कि हमको क्या नुकसान होने वाला आगे, मगर आउटर का डर दादा भूसे का हमारे मेयर के ऊपर रहता है, और मेयर का डर ये इन पे रहता है। ये मौसम पुल के उधर उनका रूप अलग है और मौसम पुल के इधर रूप इनका अलग है। यहाँ इनके मेंबरों की हिम्मत भी नहीं उनके सामने जाके बात करने की कि भाई कल महासभा है तो इसकी आज मीटिंग में क्या फैसला हो रहा, इनको मालूम भी नहीं रहता है, एजेंडा भी नहीं पड़े रहते। कितने कारपोरेटर ऐसे है, मैं आज बताता हूँ, मैं तो समझ लो काफ़ी एक्टिव सियासी सियासत में भी हूँ, कारपोरेशन में भी हूँ। मैं कम से कम 30-35% कारपोरेटर को मैं नहीं पहचानता हूँ, जिनसे मेरी बात नहीं हुई या मैं नाम से पहचानता हूँ, उनको चेहरे से नहीं पहचानता हूँ। तो बेचारे आते भी नहीं महासभा में, आते भी तो कुछ बोलते नहीं, साइन करते अपना उठ के चले जाते। तो ये ऐसे लोग आते हैं जिनको नहीं पहचान पाता, और लीडर की जिम्मेदारी है कि ये करना। कैप्टनशिप, प्लेयर कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा बॉलर हो, अगर कभी तुम उसको बॉलिंग नहीं देंगे तो वो विकेट कहाँ से लेगा, और वो टीम कहाँ से जीतने वाले। कितना भी अच्छा बैट्समैन हो, तुम उसको प्रॉपर उसकी जगह पे खेलने नहीं देंगे या उसको कोई प्रॉपर टारगेट के हिसाब से खेलने नहीं देंगे तो वो भी आउट हो जाएगा। तो हमारे इनका अलमिया ये है, हमारे कारपोरेटर को ना उनको दिल जैसा उनको खेलने देते, ना उनको बोलने देते, और उस पर से इनका तकदीर ऐसी चली कि ऑनलाइन महासभा आ गई। ऑनलाइन महासभा में आधे लोगों को समझता नहीं, जो बोलने वाले हैं जैसे डॉक्टर खालिद परवेज़ हो गए, कि हमारे मुस्तकिम डिग्निटी हो गए, कि अपोजिशन लीडर शान हिंद हो गए, कि हमारे कलीम दिलावर साहब हो गए, कि माजिद हाजी हो गया, यूनुस दादा हो गए, ऐसे लोग को बोलने का मौका नहीं देते, वो बटन बंद कर देते, फिर वो हॉल में जाके उनको बोलते तो वो उनको बुरा लगता। सर मंत्रालय में, असेंबली में जब असेंबली चल सकती तो क्या उससे बड़ी महासभा है? ये बात मेरी हो चुकी है। मुस्तकिम डिग्निटी ने, जो हमारे महागठबंधन के राब्ताकार भी है, जनता दल के जनरल सेक्रेटरी भी है और काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का हो रहा है। तो उन्होंने ये लेटर दे चुका है, ये लेटर दे चुके हैं और मांग चुके हैं, सारे जवाब दे चुके हैं। तो वो असेंबली का और इसका वो कंपेयर नहीं कर रहे। अच्छा, खाली मालेगांव में नहीं, हर जगह ऑनलाइन हो रही है, पंचायत समिति भी हो रही है, वो भी हो रही है। जब स्टैंडिंग कमेटी की ऑफलाइन हुई थी, जब भी लेटर दिए थे कि भाई स्टैंडिंग ऑफलाइन हो सकती है, तो ये क्यों नहीं, तो स्टैंडिंग के मेम्बरान कम रहते, उतने वसाइल और उतनी जगह और उतना वो मैनेज नहीं हो सकता, इसलिए वो नहीं हो पा रहा है। ये बदनसीबी है, ये इनकी खुशनसीबी है।